नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं द राइट पिच। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आए थे, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि इन चुनाव में भाजपा की हार हुई है। सपा ने दावा किया था कि सबसे ज़्यादा सीटें उसे मिली हैं। किसे कितनी सीटें मिली हैं, ये अभी तक कोई स्पष्ट नहीं बता रहा। मायावती भी अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन करने का दम भर रही हैं, लेकिन हर मुद्दे की तरह इस बार भी इन नतीजों की खुशी सपा बसपा से ज़्यादा उन लेफ्ट लिब्रांडो गिरोह और तथाकथित बुद्धिजीवियों में है। उनको लग रहा है कि बस अब 2022 में योगी गए और 2024 में मोदी। उन्होंने पंचायत चुनाव को 2022 और 2024 का ट्रेलर तक घोषित कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि बंगाल तो भाजपा जीत नहीं पाई, पंचायत चुनाव में उसका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, तो बस अब 2022 के यूपी चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित है। लेकिन उनको थोड़ा खुश हो लेने दीजिए। इतनी जल्दी उनके स्वप्न भोग को स्खलित करना ठीक भी नहीं होगा। उनको उनके आनंद में थोड़ा विभोर होने देकर हम लोग तथ्यों पर बात करते हैं। यूपी में कुल 58,176 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है और साथ ही 7,32,000 पंचायत के वार्ड सदस्य भी चुने जाते हैं। दूसरा स्तर होता है ब्लॉक का, जिसके प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। यूपी में कुल 826 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक में 80 से 90 वार्ड होते हैं, तो कुल 75,852 वार्ड यूपी में हैं ब्लॉक स्तर पर। तीसरा स्तर है जिला पंचायत का, जिसमें 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो कुल 75 जिला पंचायतों में होंगी 3,050 जिला पंचायत सदस्य जिनका चुनाव होता है, और इन सब का चुनाव सीधे तौर पर होता है और इन्हीं पदों के नतीजे भी आए हैं। अब इस तरह के चुनाव में कुल 8 लाख पदों के लिए 13 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव किस प्रकार के रहे होंगे। एक बात जो स्पष्ट करना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव पार्टी के सिंबल पे नहीं होता। कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार को अपना चुनाव चिन्ह नहीं देती है, तो इसलिए पुख्ता तौर पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि किस पार्टी की कितनी सीटें आई हैं। इसलिए इन चुनाव में हर पार्टी ये दावा कर देती है कि उसकी ही सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, और ऐसा दावा करने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि सिंबल पर तो चुनाव लड़ा नहीं गया, तो ये चोरी या झूठ पकड़े जाने का डर होता भी नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की। बीजेपी ने इस बार अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दिया, तो ये मान लिया गया कि भाजपा समर्थित इतने उम्मीदवार थे जिनमें ये जीते और ये हार गए, और उसी हिसाब से ये आकलन लगाया जाने लगा कि बीजेपी का इन चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो ये स्थिति क्यों बनी, इससे पहले इस पे चर्चा करते हैं, फिर इसके राजनीतिक पक्ष पर बात करेंगे। दरअसल बीजेपी ने इस बार तय किया कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की सूची पार्टी के विधायकों और सांसदों के सलाह पर तय किए जाएंगे, क्योंकि ये पंचायत चुनाव दरअसल क्षेत्रीय छत्रपों का चुनाव होता है, क्योंकि वे छत्रप अपने इलाकों में प्रभावशाली होते हैं और पंचायत की उम्मीदवारों के जीत हार में उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए तय ये हुआ कि पार्टी के सांसदों और विधायकों और पदाधिकारियों के सलाह पर ही पंचायत चुनाव में उम्मीदवार उतारे जाएंगे, और इसलिए जो सूची जारी हुई, इनमें सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के करीबियों को बड़ी संख्या में सूची में स्थान दिया गया। सूची जारी होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व से फरमान आया। फरमान ये आया कि पंचायत चुनाव में किसी भी सांसद, विधायक इत्यादि के परिवार या करीबियों को टिकट न दिया जाए, मगर सूची तो पहले ही घोषित हो चुकी थी। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद फिर से नए नाम देना तो बड़ी मुश्किल थी। ऐसे में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने एक और गलती कर दी। पार्टी ने पहले से जारी की गई सूची के सारे उम्मीदवारों को डिसोन कर दिया। पार्टी ने घोषणा कर दिया कि अब हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसे में स्थिति ये हो गई कि ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी के लोग ही बीजेपी के लोगों से लड़ पड़े। तो ऐसे में जो निर्दलीय जीत के आए, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वे ज़्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए लोग ही थे। तो इस आधार पर भाजपा ये दावा कर रही है कि भले ही सीधे तौर पर उनके उम्मीदवार कम जीत के आए हों, मगर जो निर्दलीय जीत के आए हैं उनमें आधा से ज़्यादा संख्या भाजपा से संबंधित लोगों की है। तो ये बात हुई पंचायत चुनाव के नतीजों पर किए गए दावों की। अब थोड़ी बात करते हैं यूपी में पंचायत चुनाव के इतिहास की। ये तो आपको पता ही होगा कि पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए किया था, मगर तब ये लागू नहीं हो पाया। ये यूपी में लागू हुआ 1995 में, जब वहाँ पहली बार पंचायत चुनाव हुए, और यही वो वक्त था जब लखनऊ का बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसमें सपा के लोगों ने घेर कर लगभग मायावती की हत्या करने का प्रयास किया। इस मामले
को लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ा भी गया मुकदमा, जिसमें मायावती ने 2019 के चुनाव से ठीक पहले जब सपा बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, उस वक्त ये मुकदमा वापस ले लिया, जिसका मायावती को अभी पछतावा है। तो ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन उस समय जो ये लड़ाई शुरू हुई और गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके जड़ में एक उम्मीदवार थी। लखनऊ के क्षेत्र में एक पंचायत उम्मीदवार थी कलावती देवी। वो बसपा समर्थित उम्मीदवार थी। मुलायम सिंह यादव और सपा ने धांधली करके कलावती देवी को चुनाव हरवा दिया। बस इस बात से तब बसपा सुप्रीमो रहे कांशीराम बहुत नाराज हो गए। उन्होंने मुलायम सिंह को बुलाया और काफ़ी कुछ सुनाया। ये लड़ाई मारपीट तक आ गई और 1993 में बनी सपा बसपा की सरकार गिर गई। और आपको ये याद ही होगा कि यही वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने शीर्ष पर था। 1991 में बीजेपी की यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा, जिसके बाद केंद्र की सरकार ने बीजेपी की 4 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें यूपी की सरकार भी शामिल थी। और इसके बाद 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसके बाद सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी। आपको यहाँ यह भी बता दें कि अभी तक बसपा ने सिर्फ 3 बार प्री पोल अलायंस किया है। पहला प्री पोल अलायंस 93 में सपा के साथ, दूसरा 96 में कांग्रेस के साथ और तीसरा 2019 में अखिलेश यादव की सपा के साथ। तो 1993 के चुनाव में यूपी में ये नारा लगाया गया कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। एक तरह से पिछड़ा, दलित और मुसलमान के वोट बैंक पर यह गठबंधन खड़ा था, जिसने चुनाव लड़ा। लेकिन इस गठबंधन को फिर से बीजेपी से 1 सीट कम ही मिली। तब भाजपा को 176 सीटें मिली थी और इस गठबंधन को 175। फिर भी जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से सपा बसपा की सरकार बन गई। मगर जैसा मैंने पहले भी बताया कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद ये सरकार गिर गई, जिसकी विस्तृत कहानी फिर किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये पंचायत चुनाव की शुरुआत कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद 2006 में पंचायत के चुनाव हुए, फिर 2011 में हुए, फिर 16 में हुआ और अभी 2021 में हो रहा है या हो गया है। जब 2016 में यूपी में पंचायत चुनाव हुए, उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी। मायावती ने उस चुनाव में बहुत अच्छा किया। तब उस वक्त भी ये कयास लगाए जाने लगे कि अगले साल 2017 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में मायावती की सत्ता में वापसी लगभग तय है। लेकिन अगर आप यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो इन चुनाव में स्थानीय, पैसे वाले और बाहुबलियों की संख्या ज़्यादा रखने वाली पार्टी की जीत की संभावना भी ज़्यादा होती है। वजह ये कि यूपी के एक जिला पंचायत का बजट 100 करोड़ से ज़्यादा का होता है और इसलिए यूपी के पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा भी होती है। ये तो बात हुई यूपी के पंचायत चुनाव के इतिहास की। अब वर्तमान की बात करते हैं। मान लेते हैं कि विपक्षी दल और वामी गिरोह जो दावा कर रहा है, जिसके अनुरूप बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन ये चुनाव कभी भी इस बात का संकेत नहीं दे पाए कि इन चुनावों के ठीक बाद होने वाले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में यही नतीजे दोहराए जा सकते हैं। ये लगभग तय मान लीजिए कि पंचायत चुनाव के आधार पर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में भी कोई पार्टी अच्छा करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी समस्या उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि कोरोना के काल में पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है, लेकिन 2 नेता अखिलेश यादव जो अपने पिता को बेदखल करके पार्टी के अध्यक्ष बने और बसपा की 1 मैन आर्मी मायावती, ये दोनों अभी से नहीं बल्कि 2017 से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जब कोरोना का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। ये दोनों नेता जमीन पर बिल्कुल नहीं दिखाई देते। अखिलेश यादव जब कभी दिखते भी हैं तो बस तस्वीर खिंचवाने के लिए, और पिछले 4 साल वो जितने दिन विदेश में रहे होंगे उससे कम समय यूपी में रहे होंगे। तो लड़ाई इन दोनों नेताओं से होनी है। मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं लिया, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए। कांग्रेस को यूपी में भूल जाइए। इन पंचायत चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से था और यही हाल कांग्रेस का लगभग पूरे देश में है। तो इस तरह से यूपी में सपा, बसपा और भाजपा की लड़ाई होनी है, जिसकी कमान भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। और योगी पूरे देश में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुत्व को लेकर किसी द्वंद्व में नहीं रहते। वे अपने हिंदुत्ववादी छवि के साथ बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं करते। ये योगी हैं जो विधानसभा में खड़े होकर ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। अब एक तरफ ये है, आप योगी के कामकाज के तरीके और उनकी विचारधारा
को अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो, ये आपका नज़रिया है, उस पर मुझे कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन उनके सामने जो दो लोग हैं, अखिलेश यादव और मायावती, आप उनके बारे में समझिए कि उनकी सामाजिक नीति क्या है, उनकी आर्थिक नीति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। समाजवादी पार्टी बस नाम हो जाने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता, और अखिलेश यादव किसी भी पैमाने पर समाजवादी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आज मुलायम सक्रिय होते तो इन 4 सालों में कम से कम 40 बार पूरे यूपी का दौरा कर चुके होते। उन्होंने अपने मेहनत से सपा को खड़ा किया और यूपी के हर जिले में लोगों से सीधे तौर पर जुड़ते थे। तो इस तरह से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। अखिलेश को सब कुछ बना बनाया मिल गया। अखिलेश को पार्टी का प और संगठन के स का भी पता नहीं है। ये तो विरासत में जो चीज़ें उनको मिली, उन्होंने बस 5 साल उसका भोग किया, मुख्यमंत्री रहे। अब वे बस वेटिंग गेम खेल रहे हैं, बस इंतजार में है कि भाजपा गलती करेगी और सत्ता हमें मिल जाएगी। तो ऐसा होता हुआ अभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, जबकि चुनाव में 6-7 महीने का वक्त अभी बाकी है। तो ये जो लोग दीवा स्वप्न में अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं कि बस 2022 आया और योगी गए, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि मुकाबला अगर आप काम के लिहाज से करेंगे तो योगी के आगे माफिया के खिलाफ अभियान में पिछले 40 सालों से इतना काम नहीं हुआ जो योगी के शासनकाल में हुआ, जिसमें माफिया से लेकर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अर्थतंत्र तक को ध्वस्त किया गया। ईमानदारी में योगी के विरोधी भी उन पे एक उंगली नहीं उठा सकते। मायावती अखिलेश से तो खैर इस मामले में उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। उनके कामकाज की शैली बहुत लोगों को अच्छी लगती है, तो बहुत नापसंद करने वाले भी लोग हैं। पर मुकाबला जब योगी और बाकियों के कार्यकाल की तुलना से होगा तो उसके आधार पर ये पंचायत चुनाव के नतीजों से निष्कर्ष निकालने वाले लोग मुंह छिपाते फिरेंगे। अंतिम नतीजा तो 2022 में ही तय होगा, मगर महज मुकाबले में आने के लिए सपा और बसपा को जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए तो उनके पास अब उतना समय भी नहीं है। अभी भी अखिलेश घर से बिल्कुल नहीं निकल रहे, उनका वर्क फ्रॉम होम जारी है, जिसकी पूरी संभावना है कि 2022 के बाद भी उनका वर्क फ्रॉम होम और मायावती जी का भी वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा। क्योंकि मायावती भी चुनाव के वक्त ही घर से बाहर निकलती हैं और अब वो दौर चला गया जब आपके बंधुआ वोटर चुनाव से ठीक पहले आप उनके पास जाएंगे, वो आपको वोट दे देंगे। ये दौर चला गया। और इस तरह से भाजपा अगर यूपी बचा लेती है तो केंद्र में मोदी के अगले 5 साल तय मान लीजिए कि मोदी की तर्कस में कई ऐसे तीर जरूर होंगे जो कोरोना के दुष्प्रचार को भेद कर फिर से भाजपा के लिए सकारात्मकता का प्रवाह कर सकते हैं। इसलिए अभी भाजपा, मोदी और योगी का वो दौर नहीं आया है कि उन्हें कोई चुनौती दे सके। हालांकि जो लिबरल गिरोह के पत्रकार हैं, बरखा दत्त सरीखे पत्रकार हैं, जो अपना 24 घंटे का रूटीन उन्होंने शमशान घाट पर ही तय करके रखा है, वहीं से वो वीडियो बना रही हैं। इतने पैसे उन्होंने नीरा राडिया केस में, मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार में दलाली में कमाए, लेकिन फिर भी बस दिखावे के लिए वो कार्डबोर्ड पे रख करके अपने कैमरे को शूटिंग कर रही हैं और एक तरीके का ढोंग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं। तो इन तमाम कयासों के बावजूद जो लेफ्ट लिबरल गिरोह इतना सक्रिय हो गया है और एक आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोरोना के बहाने उनकी राजनीतिक जो जमीन जो बंजर हो चुकी है उसमें फिर से कुछ फसल लहलहाएंगे। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष में विकल्पहीनता की स्थिति है उससे ये स्पष्ट है कि आने वाले 2022 के चुनाव और 2024 में योगी, मोदी और भाजपा के सामने कोई महत्वपूर्ण और बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर गेम चेंज करने के लिए मोदी और योगी ये प्रसिद्ध रहे हैं, जाने जाते हैं। इसीलिए फिलहाल अभी तो भारतीय राजनीति में, यूपी की राजनीति में, देश की राजनीति में भाजपा के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी खतरे की घंटी बजते नज़र नहीं आ रही है। ऐसे ही तमाम राजनीतिक विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए द राइट पिच। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।